हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सेशंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जानेंगे वीक्स आफ्टर अहमदाबाद क्रैश अनदर बोइंग ड्रीम लाइनर इन जापान। तो हमने जाना है कि अहमदाबाद की जो विमान दुर्घटना हुई थी, उसके कुछ ही दिन बाद दूसरी दुर्घटना हमें जापान में देखने को मिल रही है। ये इसमें पायलट ने सारे यात्रियों को बचा लिया था, मगर ये जो विमान है वो 26 फीट की ऊंचाई पे जाके अपना नियंत्रण खो दिया था। और तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या है, कैसे हुआ था। तो ये जो था, ये जो है अहमदाबाद में हुई विमान घटना के कुछ ही सप्ताह बाद ये हुआ था। अहमदाबाद की जो घटना है वो 12 जुलाई के हुआ था। और ये जो घटना हुई थी इसके कुछ सप्ताह बाद जापान में एक बोइंग डीलर नाम का एक गंभीर घटना सामने आई। वो अचानक 26 फीट की ऊंचाई पे गई और वहाँ से नीचे गिरा, मगर जिससे कि यात्रियों में दहशत फैल गई और कई यात्रियों ने तो उस पर अलविदा पत्र भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, गुड बाय गुड बाय। ठीक है, अब ये है क्या, ये क्या हुआ, क्या रीज़न था। तो इसमें बताया जा रहा है कि पायलटों ने नियंत्रण की स्थिति तो पा ली, मगर विमान को सुरक्षित भी उतार लिया। लेकिन एक ये बताया जा रहा है कि इसमें ना तकनीकी खराबी और दबाव में कमी या फिर अन्य कारण भी इसके लिए जवाबदेही है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो चलिए, तो हम और आगे जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो थी वो जापान की है, जिसमें ये JL8696 में हुई, जो कि स्प्रिंग जापान के द्वारा संचालित थी। ठीक है, और इसमें 191 लोग बैठे थे। अब ये विमान गई और 26 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, और जिसमें कि कैबिन प्रेशर में के सिस्टम जो थे उसमें खराबी आ गई और ऑक्सीजन मास्क भी गिर गए थे। और कुछ मिनट के बाद लगभग 2600 की फीट की से ये नीचे गिरने लगा। फिर ये 10 फीट पे आकर, मतलब कि आपातकालीन स्थिति थी, और 10,500 फीट पे आकर पायलट ने इसे कंट्रोल करना स्टार्ट किया और आपातकालीन लैंडिंग इसकी करवाई। ऑक्सीजन मास्क भी गिरने लगे, विमान में अचानक ऑक्सीजन मास्क भी गिर गए और यात्रियों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। कुछ यात्री जो थे वो इसमें डर के मारे रोने लगे और कई ने अपने फैमिली को गुड बाय अपने अंतिम नोट में लिख के भी भेजा। तो ये घटनाएं हमें मिलने के लिए, एक यात्री ने कहा, जो अपने अनुभव को शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो घटना है विमान की, एक दम घुटन से हो रही थी और बहुत भयानक स्थिति थी। ऐसा लग रहा था कि हम नहीं बच पाएंगे। तो दूसरे यात्री ने इसमें कहा कि हमारे टांगे भी काँप रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी अनुभवें हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे, इससे पहले भी एक और विमान दुर्घटना हुई थी, जो कि बोइंग ड्रीमलाइनर अहमदाबाद में हुई थी। वो सबसे ज़्यादा भयानक दुर्घटना हम मान सकते हैं। ये जो जा रही थी वो अहमदाबाद से सीधा लंदन की ओर लैंड कर रही थी, जिसकी टाइमिंग थी 1:38 पे ये विमान ने स्टार्ट कर दिया, और 1:38 और कुछ सेकंड पर इस विमान ने अपना कंट्रोल खो दिया था। तो अगर हम इसके बारे में जानेंगे, तो ये जो प्लेन था वो बोइंग ड्रीमलाइनर था, जो अभी जिसकी दुर्घटना अभी हुई है। और इसका नाम इसके निर्माता जो है बोइंग, ये एक USA की एक कंपनी है जो प्लेन का निर्माण करती है। इसने पहली उड़ान अपनी दिसंबर 2009 में भरी थी और सेवा में प्रवेश इसने अक्टूबर 2011 में स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसके बाद इसकी प्रमुख जो वेरिएंट थी ये सारी हैं। अब इसमें जो थे 242 कुल यात्री थे, जिसमें 230 यात्री और 12 पायलट और 10 क्रूज़ वगैरह थे। ठीक है, इसकी रेंज जो है हम ले सकते हैं कि 13,530 से 14,010 किलोमीटर है। अब इसके इंजन में जनरल इलेक्ट्रिक्स और रोल्स टेंटेंट ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई थी। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट था कि 12 जुलाई 2025 को एयर इंडिया फ़्लाइट AI 171 बोइंग ड्रीमलाइनर जो थी अहमदाबाद से जा रही थी 1:38 पर। बट अचानक प्लेन जब 625 फीट की ऊंचाई पे गई, तो उसके बाद उसने अपना आपा खो दिया, जिसके बाद पायलट ने इसे कंट्रोल करने के बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मगर उन्होंने नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम थी। तो उन्होंने मेडे नॉट ट्रस्टेड मैसेज, उनका जो लास्ट था वो दिया, और फिर 1:39 में ये विमान जाके एक कॉलेज से जाके टकरा गई, जहाँ पे कि स्टूडेंट
का उस वक्त लंच टाइम था, तो वहाँ से जाके टकरा गई। तो हम जानेंगे इसके रीज़न क्या थे। अब हम इसके रीज़न के बारे में जानेंगे कि ये रीज़न क्या थे और ऐसा हुआ क्यों। तो इसके पीछे ना बहुत सारे रीज़न, हम किसी एक रीज़न को इसके लिए दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न अभी भी हमारे वर्क कर रहे हैं। इसमें कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, कुछ कारण बताए जा रहे हैं तकनीकी तो बताया जा रहा है, इसके अलावा भी फ्यूल कॉम्बिनेशन, इसके अलावा डबल इंजन का फेलियर, ये सारे कारण इसमें बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी बताया जा रहा है फ्लैप और स्लैटर, जो जब विमान उड़ने लगते हैं तो वो फिर बंद हो जाते हैं। तो ये सारे कारण इसमें मेन बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है। तो पहले अगर हम जाने तो इस विमान की स्थिति जानते हैं, क्योंकि यहीं से हुआ था, तो हमें इसके पहले की घटना पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये विमान जो है 12 घंटे पहले पेरिस से दिल्ली आई थी, और फिर 7 बजे दिल्ली से इसने अहमदाबाद के लिए लैंड किया था, जहाँ पे ये 12 अ, मे बी 12 बजे तक ये दिल्ली पहुँच गई थी। अब फिर उसी टाइम एक आकाश अवस्था नाम के एक पैसेंजर थे जो इसमें बैठे थे, तो उन्होंने कुछ नोटिस किया था। उन्होंने नोटिस किया था कि एसी, उस ड्रीमलाइनर प्लेन की जो एसी थी, उसके अलावा उसका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम था, उसका रिमोट कंट्रोलर था, ये सारे काम करना बंद कर दिए थे। और जिसकी उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो उन्होंने कहा था आकाश वस्ता वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया आफ्टर क्लेमिंग ही फ्लो ऑन द सेम एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट जस्ट बिफोर। ठीक है, इसके क्रैश होने से कुछ देर पहले इन्होंने ये वीडियो बनाई थी और वायरल भी किया था कि इसमें ये तकनीकी खराबी है, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं इसमें पावर लॉस का भी संभावना ज़्यादा है। अब इसमें ना कुछ मेन जो रीज़न है, इसमें आ रहा है फ्यूल लीक, सीवीआर, एफडीआर, टेम्परेचर, हाइड्रोक्रोलिक सिस्टम फेलियर और इंजन फेलियर और पावर ऑफ। क्योंकि इसमें एक और संभावना आ रही है कि इसमें फ्यूल लीक भी हो सकती थी, और मेन और इसके अलावा भी और ज़्यादा जो था कि उस दिन हमारा टेम्परेचर भी बहुत ही हाई था। इसके अलावा सीवीआर की भी फेल होने की संभावनाएं बताई जा रही है, एफडीआर इसमें भी मेन आ रहा है, और इसके अलावा जो हाइड्रोक्रोलिक सिस्टम की फेलियर है ये भी बताया जा रहा है, और इंजन फेल। अब फ्यूल लीक के बारे में हम जानेंगे। तो फ्यूल लीक कब होता है? तो फ्यूल लीक जब होता है टेक ऑफ से पहले ग्राउंड पर, या फिर उड़ान के दौरान, या फिर लैंडिंग। जब विमान रनवे पे होता है तो ईंधन भरने के बाद कोई पाइप या फिर बल्ब ढंग से बंद नहीं होता है, तो फ्यूल लीक की संभावनाएं होती है, और ग्राउंड स्टाफ, खराब फ्यूल कनेक्शन या फिर ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब ईंधन टैंक में दरार आ जाने से भी फ्यूल लीक हो जाती है। पाइपलाइन या फिर बल्ब की खराबी, या फिर पंखे में लगे फ्यूल टैंक से लीक होता रहता है, ये भी इसमें आता है। लैंडिंग के बाद तो ख़राब लैंडिंग से टैंक या पाइप डैमेज हो सकता है, और एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस के दौरान लीक पड़ सकती है। ये सारी है फ्यूल लीक की संभावनाएं। अब फ्यूल लीक से कुछ सिमिलर अटैक भी हमने देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही एक अटैक हमें 29 साल पहले 16 अगस्त 1987 को अमेरिका में देखने को मिला था। ठीक है, उसके अलावा भी हमने एक स्पेन में भी ऐसा अटैक देखा था। अब इसमें जो थे इसके पायलट, तो वो थे सुमित संबरवाल और सिविल कुंदर। अब इनके बारे में अगर हम जाने तो सुमित संबरवाल के पास 82,8,200 घंटे का एक्सपीरियंस था प्लेन का, और इन्हीं के साथ जो एक को पायलट थे स्लीव कुंडर, इनके पास एक 1110 घंटे का इनके पास आवर था। और इन्होंने जो लास्ट मैसेज दिया था वो था ट्रस्ट इज नॉट अचीव फॉलिंग, जो कम्युनिकेशन सिस्टम को दिया था कि मेडे। मेडे एक ऐसा शब्द होता है, ये तब यूज़ किया जाता है जब विमान में ये पता चल जाए हमें कि अब ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और हम नहीं बच सकते हैं, तो इसका ये यूज़ करते। इसके अलावा भी एक स्टेटमेंट में ये कहा जाती है, हालांकि जब भी विमान दुर्घटना होती है तो हमेशा गलती पायलटों की ही बताई जाती है। इस पे एक स्टेटमेंट आई है विजन एक्सपर्ट एंड यूट्यूबर कैप्टन ऑन अहमदाबाद प्लान क्रैश में। इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, तो इन्होंने कैप्टन स्टीव ने कहा है कि विमान क्रैश के लिए ये जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर कैप्टन स्टीव हु हैज़ शेयरिंग वीडियो ऑन सपोज्ड रीजन बिहाइंड क्रैश शेयर्ड अनदर वीडियो ऑन द वेडनेसडे वर ही clarified his previous stance in polling
पायलट एरर कुड हैव कॉज्ड द क्रॉस हियर ही इंस्टीटेड, क्योंकि जब सब मान रहे थे कि पायलट की गलती है तो उस वक्त ही इंस्टीटेड दैट ही होल्ड्स पायलट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन हाई, हाउएवर ही डिस्कट अदर रीजन टू डू द फ्यूल इंजन। ये इनका कहना है कि ये ड्यूल फ्यूल इंजन फेलियर के कारण हो रही है। ठीक है, अगर अगर हम ये भी माने कि फ्यूल इंजन की प्रॉब्लम है तो हम ये जान सकते हैं कि जब इंजन का सिस्टम अगर पायलट ने चालू नहीं किया होता है तो बहुत सारे ऐसे उसमें सिग्नल्स होते हैं जो उन्हें बार बार ये सिस्टम को ऑन करने के लिए कहती है, तो ये रीज़न नहीं हो सकता। इसके बाद हम आते हैं टोटल बैटरी लॉस। तो इसमें टोटल बैटरी लॉस की संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा था तो प्लेन का जो रडार था वो फिर बाहर ही झलक रहा था, वो अंदर नहीं गया था। तो अब हम जानेंगे ये रैन होता क्या है। तो रैम जो है ये हमारा ये फ्लाइट मैनेजमेंट में रैम का यूज़ किया जाता है। रैम का यूज़ ये फ्लाइट मैनेजमेंट में किया जाता है। रैम एयर ट्रिप जिसे रैट भी कहते हैं, ठीक है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो होती है एक छोटी टरबाइन होती है जो प्लेन से बाहर निकल जाता है, जिससे सारे इंजन फेल हो जाते हैं और बिजली की ज़रूरत। तो ये जो है इसे अगर हम देखें तो ये पावर सप्लाई ही इसमें फेल हुआ था, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। अब इसके अलावा भी और सारे रीज़न हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लैप और स्लैट। तो ये जब प्लेन जब उड़ रहा था तो फ्लैप और स्लैट अंदर ना जाके बाहर पूरा तिरछे हुए थे, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके अलावा एक जो इस प्लेन ज्ञान में एक जो ओनली 1 पर्सन रह गए थे, बच गए थे, तो वो जो थे देशवास कुमार रमेश, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा भयावह थी, और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि उस समय बैटरी लॉस वगैरह हुआ था। तो हम इससे जान सकते हैं कि प्लेन दुर्घटना में पावर लॉस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि बोइंग भी इस इंसिडेंट के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे जो पर्सन है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, भारत सरकार की कंपनी भी कर रही है और बोइंग की तरफ से भी इसकी जांच की जा रही है और अलग अलग कंपनी, तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न इसके लिए आ रहे हैं। तो बोइंग भी इस इंसिडेंट के लिए ज़िम्मेदार होगा अगर प्लेन के दुर्घटना में मैन्युफैक्चरिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे तो, क्योंकि हमें बहुत सारे इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब हम बताएंगे बोइंग इसके लिए ज़िम्मेदार क्यों है। तो क्योंकि AI-171 क्रैश में सॉफ्टवेयर की खराबी का संदेह है, क्योंकि द संडे गार्जियन के साथ एक विशेष इंटरव्यू में अमेरिकी परिवहन विभाग के पूर्व महानिरीक्षक एवं मोटली राइस ने एक विमानन वकील मैरी शियाबू में गहरी चिंता में कहा था कि दुर्घटना के पीछे ये जो दुर्घटना हुई इसके पीछे इंजन ने खराब की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सियाबो ने खास तौर पर थ्रस्ट कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग एकोमोडेशन की और इशारा किया, जो बोइंग 878 पर सेफ्टी सिस्टम है जो जिसे फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के ज़रिए इंफॉर्मेशन कंट्रोल के ज़रिए डिज़ाइन किया गया था। तो इसे हमें देखने को मिल रहा है कि ये इसके घेरे में आ रही है। 2019 में एयर निप्पॉन एवरेज की तुलना सियानो ने इससे की और इससे पुष्टि की। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले बोइंग के ऊपर है, जिससे हमें पता चलता है कि बोइंग इसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इस प्लान में बहुत सारे ऐसे मटेरियल का भी यूज़ किया था जो यूज़लेस थे। और बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेन हैं जो बोइंग के बहुत अच्छे हैं, तो इससे हम सिर्फ इसे ही हम इसके लिए दोषी नहीं मान सकते। इसके अलावा भी अगर मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आई तो इसके लिए ज़िम्मेदार एयर इंडिया इंजन सर्विस लिमिटेड होगा, क्योंकि एयर इंडिया सर्विस के अंतर्गत ही अभी हाल ही में जब से ये पेट्रोल डीजल की एयरप्लेन में बढ़ाई के लिए जब से ये टाटा ग्रुप को मिला है, तब से ये संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ गई और प्लेन दुर्घटनाएं जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो हम इसमें भी संदेह लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर एक और बात है कि इस समय पायलटों को इनके द्वारा बहुत कम छुट्टियां दी जाती हैं, जिससे कि एक ही दिन में सारे पायलट ने
छुट्टी के लिए हड़ताल कर दिया था। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अब हम अगले करंट अफेयर सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।